नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत है और हमारे साथ रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं। हम इनसे देश की राजनीति के बारे में कुछ प्रश्न करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि अगर वो अभी तक हमारे साथ नियमित रूप से नहीं जुड़े हैं, उन्होंने नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ें। प्रोफेसर नमस्कार। आज किसान आंदोलन दिल्ली के आसपास पहुंचा, मतलब किसानों का जत्था अलग अलग बॉर्डर्स पे कुछ जगह हिंसा की घटनाएं भी हुई। क्या आपको लगता है कि किसान आंदोलन एक न्यायपूर्ण मांग के साथ आगे आ रहा है? देखिए, किसानों की मांग तो न्यायपूर्ण है, इसमें कोई शक की बात नहीं। और किसानों को आंदोलन करना भी चाहिए। और इस जो तरीका उन्होंने अपनाया है, इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका भी मौजूद नहीं है। देखिए, मौजूदा सरकार की एक विचारधारा है और विचारधारा यह है कि आंदोलन नहीं किए जाने चाहिए। सरकार संवैधानिक रूप से जनता ने चुनी है, सरकार के ऊपर भरोसा करना चाहिए। और आगे जब 5 साल बाद वोट देने का समय आए तो उसके बाद अगर आपको पसंद नहीं है तो सरकार के खिलाफ वोट कर दीजिए। लेकिन 5 साल के अंदर कोई भी राजनीति नहीं की जानी चाहिए, कोई आंदोलन नहीं किया जाना चाहिए। अगर किया भी राजनीति की भी जानी चाहिए तो फिर वो आप अर्जी वगैरह देते रहिए अपनी। तो इस तरीके से ये सरकार हम लोगों को अतीत में ले जाना चाहती है, जबकि कांग्रेस पार्टी का काम इसी तरीके से अंग्रेजों के सामने प्रतिवेदन पेश करना और अर्जियां पेश करना होता था। कांग्रेस जन आंदोलन की पार्टी नहीं थी, गांधी जी ने उसे जन आंदोलन की पार्टी बनाया। उसके बाद कांग्रेस ने सरकार के सामने अंग्रेजों के सामने प्रतिवेदन पेश करना बंद कर दिया और अपनी दावेदारियां करना शुरू कर दिया। हक की मांग करना, दावेदारी करना, ये लोकतांत्रिक राजनीति का नाम है। और ये सरकार नहीं चाहती। बार बार उसकी तरफ से ये कहा जाता है कि आंदोलन करना, जनता के समाज में उथल पुथल पैदा करना, बेचैनियां पैदा करना, ये सब लोगों को नहीं करना चाहिए। ये नागरिकों का काम नहीं है। तो उस लिहाज से पिछली बार जब भी किसानों ने आंदोलन किया, देखिए किसानों ने 2018 में भी आंदोलन किया था, तब उनकी मांगे, तब आश्वासन दिया गया तो उनकी मांग नहीं मानी गई। उसके बाद 2020-21 में उन्होंने आंदोलन किया, जो कि ऐतिहासिक आंदोलन था, 1 साल तक, जिससे दिल्ली की सीमाओं की नाकाबंदी उन्होंने की। तो उनकी जो 3 कानून बनाए गए थे, उन 3 कानूनों को सरकार ने वापस लिया, लेकिन मांग फिर भी नहीं मानी। एमएसपी देने की मांग फिर भी नहीं मानी। उसके बाद में किसान अब फिर आंदोलन कर रहे हैं। मसला ये है कि सरकार एक गलत किस्म का आंकड़ा, अभी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने इस बात को बहुत अच्छी तरीके से टीवी पे बताया कि एक गलत किस्म का आंकड़ा हवा में उछाला जाता है कि अगर एमएसपी को, अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहना दिया जाएगा तो 65 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे सरकार के। और इतने रुपए कहां से आएंगे? उनका कहना है कि ये आंकड़ा जानबूझ के बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। उनका कहना था कि जो उन्होंने जो बात बताई उसके हिसाब से 3-4 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा केवल सरकार का, जो 65 लाख करोड़ से बहुत ही कम है। ये चूंकि ये मांग असंभव लगे और अव्यवहारिक लगे, इसलिए ये आंकड़ा गलत तरीके से आंकड़ा हवा में उछाला जा रहा है। सरकार इतने पैसे भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। अब आप देखिए, सरकार को दिसंबर में ये आह्वान कर दिया था किसानों ने कि वो दिल्ली मार्च करेंगे। सरकार को ये भी पता था कि किसान आंदोलन का जो पिछला नेतृत्व था, उससे अलग हटकर इन लोगों ने नए संगठन बनाए हैं, नए संयुक्त मोर्चे बनाए हैं। क्योंकि न तो जो दोनों पांधेर और जो दूसरे नेता हैं, वो पिछले किसान आंदोलन के दौरान उनके नाम सामने नहीं आते थे। इस बार ना चढ़ूनी है, ना उग्रहा है, ना टिकैत बंधु है, कोई भी इस आंदोलन में प्रमुख हस्ती नहीं है। तो ये 2 नए मोर्चे बने हैं, नए नेता हैं, सब कुछ सरकार को पता था। दिसंबर में ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। तो सरकार ने उनको दिल्ली में घुसने से रोकने के तो सारे इंतजाम किए, पूरी ताकत उसमें लगा दी। शायद रोक भी ले सरकार, मैं ये मानता हूं, शायद सरकार उनको रोक भी ले, दिल्ली में ना घुसने दे। लेकिन उनकी मांगों को किस तरह से माना जाए, उनको किस तरह से एक बीच के रास्ते पे पहुंचा जाए, इसकी कोई विधि सरकार के पास नहीं है। सरकार किसी भी कीमत पर उसकी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं। अभी किसान आंदोलन के एक नेता, क्या नाम है उनका, जो एक तो पांधेर है और दूसरे क्या नाम है, आपको याद है? बताइए। नहीं, मैं तो चढ़ूनी ही सोच रहा था, लेकिन दूसरे का नाम मुझे डल्लेवाल करके उनका नाम है। तो हम्म, वो उन्होंने कहा कि हमारी पुरानी मांग है कि सरकार को डब्ल्यूटीओ से बाहर आना चाहिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आना चाहिए। तो जब हम लोगों ने बातचीत में कहा गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आइए, तो सरकारी प्रतिनिधियों ने, 3 मंत्री थे, उन्होंने ये कहा कि उसमें से क्यों बाहर आए, वो तो बहुत फायदे की चीज है। तो सरकार पूरी तरीके से, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी है, जो ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल है, उसके जो सर्वोच्च नुमाइंदे हैं,
विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन सबके निर्देश पर इनकी सबकी बनाई हुई योजना के तहत सरकार चल रही है। जब उसे कहा गया कि भाई राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो वो कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो वो एमएसपी की कानूनी गारंटी दे देगी, तो इस पर डल्लेवाल ने ये कहा कि 2004 में एमएस स्वामीनाथन कमेटी बनी थी, 2006 में उसकी रिपोर्ट आ गई, कांग्रेस 2014 तक सत्ता में रही, लेकिन कांग्रेस ने उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ये दावा करते हुए आई कि वो उस रिपोर्ट को लागू करेगी। भाजपा भी पहले खम ठोक के कहती थी कि कांग्रेस ने ये काम नहीं किया, ये काम हम करेंगे। आज तक भाजपा ने भी इस काम को पूरा नहीं किया। अब तो मना ही कर दिया भाजपा ने कि हम इस काम को करेंगे ही नहीं, हम ये रिपोर्ट लागू करेंगे ही नहीं। स्वामीनाथन को भारत रत्न दे दिया हरित क्रांति करने के लिए, लेकिन उनकी जो कमेटी की रिपोर्ट है उसको मानने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। जबकि 2014 में जब भाजपा किसान चुनाव जीती थी तब वो जोरदारी से इस बात को कहती थी कि वो इसको लागू करेगी। ये सारी बातें रिकॉर्ड पर हैं। तो किसानों को तो बहुत लंबे अरसे से धोखा दिया जाता रहा है। ऐसे में उनके लिए उनका आंदोलन करना जायज है। अब दिक्कत की बात यह है कि वो कितना भी आंदोलन करें, भारत की कोई भी सरकार हो, भाजपा की अभी सरकार है, मान ली भाजपा की कल सरकार नहीं रहती है, कोई और सरकार आती है, वो भी नहीं इस मांग को मानेगी। तो किसान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी की शक्तियों और उनके भारतीय नुमाइंदों के मुकाबले बेबस है। मैं ये खबर पढ़ रहा था कि जो ये एमएसपी का मसला है वो असल में 5-6% किसानों से ही जुड़ा हुआ मसला है, और बिहार या जो दूसरे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का हिस्सा, वहां पर उस तरीके से किसान उत्तेजित या संगठित इस मुद्दे को लेकर नहीं दिखते हैं। इसके पीछे उसका क्या कारण है है? कमल, उसका कारण है एमएसपी तो कायदे से हर फसल के लिए एमएसपी दी जानी चाहिए। व्यवहारिक रूप से तकनीकी रूप से 23-24 फसलें ऐसी हैं जिनको एमएसपी के दायरे में रखा गया है, लेकिन असलियत यह है कि एमएसपी केवल 3-4 फसलों को ही मिलती है। गेहूं को मिलती है, धान को मिलती है, कपास को मिलती है, और शायद 1-2 फसलें और ऐसी हैं जिनके ऊपर एमएसपी मिलती है। इसके अलावा किसी और फसल पे एमएसपी पे मिलती ही नहीं है उसमें। इसलिए बाकी तमाम किसान जो हैं उसके दायरे से बाहर रह जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जब वो किसान अपनी फसल उगाते हैं और बाजार में उसे बेचने जाते हैं तो उन्हें नुकसान नहीं होता है। आज तो कई टीवी चैनलों पे एक बड़ा अच्छा विश्लेषण चल रहा था, खासतौर से एबीपी पर चल रहा था, तो बता रहे थे कि किसानों को इस वक्त जो उनका लाभ, उनका जो मूल्य मिलता है, अगर एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट मान ली जाएगी तो उनके मूल्य में कितना इजाफा होगा। उन्हें कम से कम 1000 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि इस तरह का पूरा आंदोलन जो राजनीति से प्रेरित है, लेकिन क्या आप राजनीति से प्रेरित है? ऐसी कौन सी चीज नहीं है जो राजनीति से प्रेरित नहीं है? किसानों को एमएसपी नहीं दिया जाना भी राजनीति से प्रेरित है, और ये राजनीति अर्थनीति वाली राजनीति है। ये राजनीति वो राजनीति है जो कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी की शक्तियां कहती हैं कि आप ये राजनीति खेलिए, सरकार उनके निर्देश पर चलती है। क्या 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि हम एमएस स्वामीनाथन की कमेटी की रिपोर्ट मानेंगे, तब वो एक राजनीति नहीं कर रही थी? जब उसने मना किया कि हम नहीं मानते हैं, नहीं मानेंगे रिपोर्ट, तब क्या वो राजनीति नहीं कर रही थी? तो हर चीज राजनीति से प्रेरित है। जहां तक ये कहना कि ठीक चुनाव से पहले ये आंदोलन किया गया है, तो नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले भारत रत्न देते हैं, वो भी तो टाइमिंग को ध्यान में रख के देते हैं। किसान संगठनों ने सोचा कि चुनाव से पहले हम करेंगे तो हमारा ज्यादा दबाव बनेगा, हम हो सकता है अपनी मांग को जल्दी मनवा लें, हमको 1 साल तक आंदोलन न करना पड़े। क्या ये आंदोलन अगर कुछ दिन तक टिका रहता है, जैसे कि पिछला आंदोलन काफी लंबे समय तक टिका रहा, तो क्या नरेंद्र मोदी और उनके जो सहयोगी दल हैं, जैसे जयंत चौधरी का जो दल है या फिर हरियाणा के जो दल है, वो ये जोखिम ले सकते हैं कि इसके साथ ही वो चुनाव में चले जाएं, या उनको रिजॉल्व करना ही होगा, हल करना ही होगा इनकी मांग? मुझे उम्मीद नहीं है कि ये आंदोलन लंबे अरसे तक टिका रहेगा। पहली बात तो ये है कि पिछली बार तो सरकार असावधानी में थी, उसको पता नहीं था कि कैसा आंदोलन उसके खिलाफ हो सकता है। उसने कोई इंतजाम नहीं किए थे। किसान आए दिल्ली में और उन्होंने छोटे छोटे धरने लगाने शुरू किए सीमाओं के आसपास, और उसके बाद धीरे धीरे वो धरने बड़े होते चले गए, और फिर वो वहां पे जम गए, 1 साल तक जमे रहे। उसमें उन्होंने बहुत बलिदान, और सरकार ने हर तरह का छल करके, हर तरह की झूठ बोलकर, हर तरह से फूट डालने की कोशिश की, लेकिन वो सरकार जब नाकाम नहीं हुई और कामयाब नहीं हुई,
और तब तक उत्तर प्रदेश के चुनाव भी सामने आ गए, तो फिर मोदी को वो अपने 3 कानून वापस लेने पड़े। लेकिन मोदी ने 3 कानून वापस ले लिए, लेकिन देखिए एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं दी। वो कितनी महत्वपूर्ण बात है, आप सोचिए। संसद द्वारा पारित 3 कानूनों को नरेंद्र मोदी ने वापस लेना इनकार किया, मंजूर किया, लेकिन एमएसपी की गारंटी देना मंजूर नहीं किया। आप समझ सकते हैं कि वो कितनी महत्वपूर्ण मांग है और कैसी मांग है। तो अब लेकिन सरकार पहले से तैयार है, उसने सीमाओं पे पुख्ता इंतजाम किए हैं, और ये तकरीबन किसानों के लिए, मुझे तो नहीं लगता कि ये व्यवहारिक रूप से संभव है कि वो उन बैरिकेडों को लांघकर दिल्ली में आ सके, और दिल्ली में नहीं आएंगे तो उनका कोई दबाव नहीं बनेगा। वो हरियाणा में रह जाएंगे, राजस्थान में रह जाएंगे, इधर वेस्टर्न पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रह जाएंगे, आ नहीं पाएंगे दिल्ली में। ये भी है कि सरकार जो है वो छोटे-मोटे लाभ देने के लिए तैयार है, जैसे कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत कुछ रकम मिल जाती है। लेकिन एक तयशुदा गारंटी देने में सरकार को तकलीफ है, या हर तरह की जो सरकार है, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार भाई हो। पूरी थीसिस ही ये है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी की पूरी थीसिस ही ये है कि लोगों के सामने टुकड़े फेंके जाएं, 6,000 रुपए साल दिए जाए। टुकड़ा ही है, 1 साल में 6,000 रुपया कितना हुआ? 1 महीने में कितना बैठा? 500 रुपए महीने की रकम हुई। उसका कितना शोर मचाया जाता है। 1 साल में हम 6,000 रुपए दे रहे हैं, 1 साल में हम 6,000 रुपए दे रहे हैं, उसका कितना शोर मचाया जाता है। तो इसी तरह से और सारी योजनाएं भी, जो लाभार्थियों की योजनाएं हैं, वो सब इसी किस्म की हैं। झूठ बोला गया कि हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, वो तो सन निकल गई। चलिए, कोविड की वजह से नहीं कर पाए, तो आप बता दीजिए आप किस सन में कर देंगे। कोविड गए हुए भी तो काफी समय हो चुका है। तो ये जो स्थिति है, उसमें भारत के किसान, मैं ये मानता हूं कि वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें वो पराजित होने के लिए अभिशप्त हैं। उनकी मजबूरी है पराजित होना। जनता की हमदर्दी उनके साथ है। मैं ये नहीं मानता हूं कि जनता उनकी वजह से नाराज है, उसको जनता को ट्रैफिक में नाराज। पिछली बार ट्रैफिक की कितनी दिक्कत थी, उसके बावजूद सरकार के कहने पर जनता किसानों के खिलाफ कभी आंदोलित नहीं हुई। तो जनता उनके साथ है, लेकिन वक्त ऐसा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के भारतीय नुमाइंदों से के मुकाबले खड़े हुए हैं, और ये लोग उनकी बात कभी नहीं मानेंगे। उनकी बात ये लोग आंशिक रूप से भी नहीं मांगेंगे, पूरी मानने की तो बात रही। हम यह भी कह सकते हैं क्या कि जो हिंदुस्तान की राजनीति है, खासतौर पे 90 के दशक के बाद, और जो अलग-अलग पहचानें आई हैं, खासतौर पे सांप्रदायिक राजनीति जिसे कहा जाता है, या जाति की राजनीति, उसने किसानों को एक वर्ग के रूप में गोलबंद होने, उनकी राजनीति को आगे बढ़ाने की संभावना को छीन कर दिया। और शायद जब चौधरी चरण सिंह थे, तब इस तरह की राजनीति कुछ हद तक हो पाती थी, और दूसरे नेता भी ऐसे मुद्दों को महत्व देते थे। नहीं, चौधरी चरण सिंह के जमाने में भी किसानों को एक वर्ग के रूप में गोलबंद होने की राजनीति कभी नहीं हुई। चौधरी साहब इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे। चौधरी साहब की पूरी कोशिश रहती थी कि उत्तर प्रदेश में जो एक जो प्रभुत्वशाली किसान जाति है यादव, उसके वो नेता हों। इसलिए वो खुद कहते थे, पूरे इटावा में मुझे याद है, बचपन में देखता था, नारे लगते थे, चौधरी चरण सिंह यादव जिंदाबाद। इटावा के यादव लोग जानते भी नहीं थे कि ये जाट हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले। वो ये मानते थे चौधरी चरण सिंह भी यादव ही है। और चौधरी चरण सिंह खुद मंच से कहते थे कि अगर आपको वोट ही देना है, अगर आपको किसी यादव को ही वोट देना है, तो मुझसे ज्यादा बुजुर्ग यादव और कौन सा होगा, मुझे दे दीजिए वोट। चौधरी साहब ये भी कहते थे कि मैं बागपत छोड़ सकता हूँ, आजमगढ़ नहीं छोड़ सकता। हम जानते हैं कि आजमगढ़ यादवों का गढ़ है, केवल यादव ही किसी को वोट दे दें तो चुनाव जीत जाता है वहां पर। तो वो कहते थे कि हम बागपत की सीट छोड़ सकते हैं, आजमगढ़ की सीट नहीं छोड़ सकते। चौधरी चरण सिंह का पूरा नेतृत्व उत्तर प्रदेश में, और उनकी लोकप्रियता और उनके संगठन लोकदल की सफलता यादवों के समर्थन पर टिकी थी। वो यादवों का और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों का, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी यादव हैं, उन सबका एक गठजोड़ निकालते थे, और उसके जरिए कुछ दूसरी पिछड़ी जातियां भी उनके साथ जुड़ती थी। उसके आधार पर वो पूरी राजनीति किया करते थे। तो उन्हें जाति का महत्व पता था। और मेरा तो मानना यह है कि जो जाति है, वो एक वर्ग के रूप में गोलबंद करने में आड़े नहीं आ रही है। दिक्कत की बात यह है कि अगर भारत में जो पूंजीवादी खेती की बात कही जाती है, जो कहा जाता है, अगर सभी किसानों को कैपिटलिस्ट फार्मर बनाया जाता तो सभी लोग वर्ग के रूप में संगठित होते। सरकार तो एमएसपी सबके ऊपर दे ही नहीं रही है। सारे किसानों को बाजार में अपना माल ले जाके बेचने की सुविधा नहीं है। फिर जोतें भी छोटी छोटी जोतें हैं। फिर इसमें एक और बात देखिए कि बहुत लंबे अरसे तक वामपंथी बुद्धिजीवी और वामपंथी पार्टियां
कहती रही हैं कि ये लोग कुलक्ष हैं। सोवियत सोवियत संघ के अनुभव, सोवियत संघ में बड़े किसानों को कुलक कहा जाता था, हैं? ये लोग कुलक्ष हैं, ये लोग अमीर किसान हैं, ये लोग कैपिटलिस्टिक फार्मर हैं, ये लोग पेजेंट नहीं है, ये फार्मर हैं। मतलब ये पेजेंट और फार्मर का फर्क इन लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने बहुत किया है। तो इस चक्कर में इनकी एक आमतौर पर छवि बन गई, ये लोग अमीर किसान हैं, जबकि पिछले किसान आंदोलन ने साबित किया कि जो लोग आंदोलनरत थे उसमें छोटे किसान थे, उसमें मझोले किसान थे और उसमें अमीर और खुशहाल किसान भी थे। तो पूरा विमर्श जो चला है, उस विमर्श में भी बहुत खामियां रही हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो दलित राजनीति है, उसमें किसान आंदोलन को बहुत महत्व नहीं दिया गया, किसान मुद्दों को उतना महत्व नहीं दिया गया। बिल्कुल नहीं, दलित राजनीति में तो इसको कोई महत्व नहीं दिया गया। उसकी वजह यह है कि दलितों में बड़े किसान है ही नहीं। दलितों में ज्यादा से ज्यादा बहुत ही छोटे और सीमांत किसान ही दलितों में हैं। उत्तर प्रदेश में दलितों के पास में जमीनें हैं, जाटव समाज के पास कुछ जमीनें हैं, तो वो खेती वगैरह करते हैं या वो खेतों में, दूसरों खेतों में काम करते हैं। तो वो किसान के मुद्दों को महत्व कैसे देते? एक आखिरी सवाल, एक छोटे से राजनीतिक घटनाक्रम से जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी उन्होंने नहीं छोड़ी है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो लोग विपक्ष में हैं, जिन पर थोड़े आरोप हैं या जो दल-बदल की राजनीति करते रहे हैं, क्या उनके भीतर एक घबराहट को हम लोग देख सकते हैं कि लगता है कि भाजपा फिर आ रही है, हम पार्टी छोड़ें, कहीं बदलें, इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं साफ ये तौर पे? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य तो बहुजन समाज पार्टी में थे, उसको छोड़ के वो भाजपा में गए। जब वो भाजपा में गए तो दिल्ली में एबीपी चैनल ने एक कार्यक्रम किया था, उस कार्यक्रम में मैं भी था, मैंने भी उनसे सवाल-ववाल पूछे थे। तब वो बहुत चालाकी भरी बातें कर रहे थे और उसी कार्यक्रम से उठ के जब वो लखनऊ गए और वहां जाकर उन्होंने भाजपा की सदस्यता स्वीकार कर ली। उसके बाद वो भाजपा सरकार में शायद मंत्री भी रहे, जहां तक मेरी याददाश्त है, वो मंत्री भी रहे। अच्छा, फिर उन मंत्री रहने के दौरान उन्होंने देखा कि वो केवल नाम मात्र के मंत्री हैं, उनके पास किसी भी किस्म का अधिकार, कोई शक्ति नहीं है, कुछ नहीं है। भाजपा ने मंत्री पद देकर उनको बिल्कुल ढक्कन बना दिया था, कुछ नहीं। दारा सिंह चौहान, ये सब लोग जो थे, इनके पास दरअसल कोई भी राजभर, ओम प्रकाश राजभर, किसी किस्म का अधिकार नहीं था। तो ये सब लोग मंत्री रहते हुए भी काफी नाराज थे। अब जब वो समाजवादी पार्टी में गए हैं तो वहां जाकर उन्होंने पुराना किस्म का जो रेटरिक था, जो पुराने किस्म की गैर ब्राह्मणवाद विरोधी जो लफाजी हुआ करती थी, वो लफाजी उन्होंने वहां जम के की। अब वक्त बदल गया है, उस लफाजी के आधार पर आप कमजोर जातियों को भी नहीं गोलबंद कर सकते। मतलब ब्राह्मणों को गाली देके आपको अब कोई राजनीति के अंदर कोई खास तरजीह नहीं मिलने वाली है, क्योंकि बिल्कुल अब ब्राह्मण समाज जो है इस बात का दावा ही नहीं कर रहा है कि भाई उसको मुख्यमंत्री बना दो या उप मुख्यमंत्री बना दो। बड़े पैमाने पर पूरे देश की राजनीति का या तो ओबीसीआइजेशन हो गया है, ओबीसीकरण हो गया है, या दलितीकरण हो गया है पूरे देश की राजनीति का। उन्हीं लोगों को बड़े-बड़े पद मिलते हैं। ब्राह्मणों को अगर कोई पद मिलता है तो वो अपवाद स्वरूप प्राप्त होता है। ये कहा जाता है, अरे ब्राह्मण को, किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो विशेष चर्चा होती है। जब फडणवीस को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो उसकी और विशेष चर्चा हुई कि भाई अरे ब्राह्मण को भाजपा ने मुख्यमंत्री बना दिया। वहां तो मराठा मुख्यमंत्री बनते थे वहां पर। तो ऐसी स्थिति बन गई है पूरे देश में। तो अब आप ब्राह्मणों को अगर आप गरियाएंगे तो उससे कोई खास आपको फायदा नहीं होगा, राजनीतिक फायदा नहीं होगा। इस बीच में उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ काफी रेडिकल से लगने वाले बयान दिए, लेकिन मुझे तो लगता नहीं कि उसमें समाजवादी पार्टी के अंदर भी उसको, उन बयानों को लेकर काफी कोई आश्वस्ति का भाव था या खुशी का भाव था। अशोक चौहान आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, कल ही ऐसा लग रहा था। तो क्या भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अपनी किले को ठीक करने की कोशिश कर रही है, उसे सफलता अशोक चौहान मिलेगी? मराठवाड़ा के नेता हैं, मराठवाड़ा में उनकी काफी जड़ें हैं, उनके परिवार की काफी जड़ें हैं। वो कांग्रेस की एक बहुत बड़ी हस्ती थे। उनके पिता केंद्र में शंकरराव भी चौहान। मंत्री रहे, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे, शंकरराव चौहान। और उनकी पत्नी कांग्रेस की एमएलए हैं। उनका बेटा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी, उनके साथ कई दूसरे एमएलए वगैरह ने भी, दूसरे विधायकों ने भी छोड़ी है कांग्रेस। उससे भाजपा को लाभ तो निश्चित रूप से होगा। ठीक। आगे देश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है, हम इसके बारे में प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से चर्चा करते रहेंगे। आज की बातचीत के लिए भैया आपको बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।